आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने पहले तो बीजेपी पार्टी छोड़ी और उसके बाद फिर बीजेपी में खुद ही वापस भी लौट आए। तो आखिर इन्होंने ये कारनामा क्यों किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी। राजनीति में जब महत्वाकांक्षाओं का गुब्बारा फूलता है ना, तो बड़े बड़े दिग्गज भी हवा में तैरने लगते हैं। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केशुभाई पटेल जी को लगा कि उनके बिना तो गुजरात में कमल खिल ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, राज्य नेतृत्व से खुन्नस खाई और अपनी अलग दुकान सजा ली जिसका नाम रखा गुजरात परिवर्तन पार्टी। उन्हें लगा था कि जनता उनके पीछे दौड़ पड़ेगी, लेकिन राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है मालिक। 2012 के चुनाव नतीजों ने ऐसा सबक सिखाया कि केशुभाई पटेल जी के सारे सुर ढीले हो गए। जब अपनी नई दुकान में ताला लगने की नौबत आ गई और उधर 2014 में नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली जाना तय हो गया, तो नेताजी को समझ आ गया कि बहती गंगा में हाथ धोना ही असली समझदारी है। आखिर में अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर समेटा और चुपचाप भाजपा के झंडे तले आ गए। इसे कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए, भले ही अपनी फजीहत करा के आए। आगे जिस नेता की दल बदल की कहानी आप सुनने वाले हैं ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो खुद मौसम वैज्ञानिक के भी चक्कर आ जाए। नंबर 9 पर आते हैं दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली जी। नाम में ही लवली है। दिल्ली की राजनीति में अगर किसी को दल बदल का ओलंपिक पदक मिलना चाहिए तो ये लवली जी ही हैं। 2017 में जब कांग्रेस की नई डूबती दिखी तो लवली जी को अचानक भाजपा में देश का उज्जवल भविष्य नजर आने लगा और बड़े ठाठ से कमल थाम बैठे। लेकिन ठहरिए, भाजपा का कड़ा अनुशासन और संगठन का कायदा कानून इस पंजाबी मुंडे को जरा रास नहीं आया। 2018 आते आते उन्हें अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की याद सताने लगी और वे फिर पलटी मारकर हाथ के निशान पर वापस लौट आए। आप सोच रहे होंगे कि किस्सा यहीं खत्म हो गया। अरे बिल्कुल नहीं। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ तो लवली जी का राजनीतिक जमीर फिर से जाग उठा। उन्होंने कहा कि मैं इस बेमेल शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर से उछलकर बीजेपी की गोद में जा बैठे। यानी कभी इधर कभी उधर, बिन पैंदे का लोटा बनी राजनीति का इससे बेहतर नमूना आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। मैं से आप कहां से वीडियो देखना है कमेंट भी कर देना। अब नंबर 8 पर आते हैं राजस्थान के मानवेंद्र सिंह जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी के साहबजादे मानवेंद्र सिंह जी का भाजपा छोड़ने का फैसला पूरी तरीके से राजनीतिक स्वाभिमान और पारिवारिक नाराजगी का नतीजा था। 2018 के राजस्थान चुनाव से पहले जब उनके पिता को पार्टी में दरकिनार किया गया तो मानवेंद्र जी के भीतर का राजपूत स्वाभिमान उफान मारने लगा। उन्होंने भरी सभा में स्वाभिमान रैली की और कमल का फूल हमारी भूल का नारा देकर भाजपा को अलविदा कह दिया। इसके बाद वे बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और वसुंधरा राजे जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें समझ आया कि दूर के ढोल तो सुनहावने होते हैं। वहाँ भी उन्हें वो तवज्जो और मलाई नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद लगाए बैठे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते हवा का रुख बदला। बाड़मेर जैसलमेर के स्थानीय समीकरण बदले और मानवेंद्र जी को एहसास हुआ कि विरोधी का गुस्सा उतारने के चक्कर में उन्होंने अपना ही घर जला लिया था। बस फिर क्या था, अपनी पुरानी कस्मों को ताक पर रखकर वे वापस भाजपा की शरण में आ गए। नंबर 7 पर आते हैं कर्नाटक के खनन सम्राट बी श्रीरामुलु जी। जब आपके पास अकूत संपत्ति और मजबूत जनाधार हो तो राजनीति में गर्मी आना लाजमी है। 2011 में जब बेल्लारी के खनन विवाद ने तूल पकड़ा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कड़े कदम उठाए तो श्रीरामुलु जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत पार्टी से नाता तोड़ा और अपनी अलग नई नवेली बीएसआर कांग्रेस बना ली। उन्हें लगा था कि वाल्मीकि समुदाय का वोट बैंक और उनका बाहुबल भाजपा को कर्नाटक में घुटनों पर ला देगा। 2013 के चुनाव में उन्होंने भाजपा का खेल तो बिगाड़ा,
लेकिन खुद भी कहीं के नहीं रहे। अकेले दम पर सरकार बनाना तो दूर की बात है, राज्य की राजनीति में अलग थलग पड़ने का डर उन्हें सताने लगा। उधर भाजपा को भी ये समझ आ गया कि श्रीरामुलु जी के बिना उत्तर कर्नाटक का गढ़ साधना लोहे के चने चबाने जैसा है। फिर क्या था, 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों पक्षों ने पुरानी कड़वाहट को भुलाया, हाथ मिलाया और श्रीरामुलु जी की पार्टी का भाजपा में पूर्ण विलय हो गया। रुके, नंबर 6 वाले नेताजी का किस्सा तो अवध के बाहुबल और सत्ता के ऐसे समीकरणों का तड़का है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 6 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के दबंग नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी। अवध और देवी पाटन मंडल की राजनीति में अपनी तूती बोलने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मिजाज हमेशा से अपने कायदे खुद तय करने का रहा है। बात 2008 की है, जब केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर वोटिंग होनी थी। भाजपा ने व्हिप जारी किया था कि सरकार के खिलाफ वोट देना है, लेकिन हमारे ब्रजभूषण जी ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। उन्होंने पार्टी लाइन को ठेंगा दिखाया और समाजवादी पार्टी के पाले में जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी। नतीजन भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और वे सपा के टिकट पर सांसद भी बन गए। लेकिन ब्रजभूषण जी जानते थे कि सपा में उनका दम ज़्यादा दिन नहीं घुटने वाला। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की आंधी चली तो ब्रजभूषण जी ने हवा का रुख भांपने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। वे सपा का दामन छोड़कर वापस से भाजपा के जहाज में सवार हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो भाजपा का साथ ही सबसे मजबूत ढाल है। नंबर 5 पर आते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जी। राजनीति में जब वर्षों पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता अचानक बगावत की राह पकड़ ले तो समझिए कि बात आत्मसम्मान से बढ़कर कुर्सी और टिकट तक पहुंच चुकी है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने युवाओं को मौका देने के नाम पर वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर जी का टिकट काट दिया तो नेताजी के अहम को गहरी ठेस पहुंची। वे इतने बौखला गए कि दशकों पुरानी संघ की विचारधारा को एक झटके में भुलाकर सीधे कांग्रेस के कैंप में जा घुसे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ गए। लेकिन जनता बड़ी समझदार है मालिक, उसने शेट्टर जी को चुनाव में हराकर यह साफ कर दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता। कांग्रेस में गए तो जरूर, लेकिन वहां उन्हें वो इज्जत और वजन नहीं मिला जिसके वे आदी थे। उधर भाजपा को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में लिंगायत बहुल इलाकों में नुकसान का डर सता रहा था। फिर क्या, दोनों तरफ से दूरियां मिटी और जनवरी 2024 में शेट्टर जी सिर झुकाकर वापस कमल के नीचे आ खड़े हुए। इसे कहते हैं थूक कर चाटना, वो भी पूरी मीडिया के सामने। नंबर 4 पर आते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। 2006 में जब बाबूलाल मरांडी जी का राज्य भाजपा नेतृत्व के साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने इतने कड़े तेवर दिखाए ना कि अपनी अलग पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ही बना डाली। मरांडी जी उस समय मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कस्में खाते थे कि वे मर जाएंगे लेकिन कभी वापस बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने लगभग 14 सालों तक अपनी अलग दुकान चलाई, भाजपा के खिलाफ जहर उगला और कांग्रेस व जेएमएम के साथ भी गलबहियां की। लेकिन 14 साल के राजनीतिक वनवास ने उन्हें सिखा दिया कि क्षेत्रीय पार्टी चलाकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का मुकाबला करना समंदर में बिना पतवार की नाव चलाने जैसा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने लगा तो मरांडी जी को अक्ल आ गई। उधर भाजपा को भी झारखंड में एक बड़े सर्वमान्य आदिवासी चेहरे की सख्त जरूरत थी। फिर क्या था, 2020 में मरांडी जी ने अपनी 14 साल पुरानी कसम को नाली में बहाया और अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करके वापस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। कसमों का क्या है, राजनीति में तो कसम खाई ही तोड़ने के लिए जाती है। लेकिन ठहरिए, नंबर 3 पर एक ऐसी फायर ब्रांड नेत्री है जिनके तेवर के आगे बड़े बड़े सूरमा थर थर कांपते थे। नंबर 3 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती जी। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने वाली उमा भारती जी का गुस्सा और तेवर
हमेशा से बेकाबू रहा है। 2005 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की मौजूदगी में बैठक चल रही थी तो उमा भारती जी टीवी कैमरों के सामने ही अपने नेताओं पर बरस पड़ी और बैठक छोड़कर बाहर निकल पड़ी। अनुशासनहीनता का आरोप लगा और उन्हें भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद उमा जी ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, खूब धैर्य प्रदर्शन किया और भाजपा को हराने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा दिया। लेकिन साध्वी जी जल्दी ही समझ गईं कि हिंदुत्व का असली ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए भाजपा का संगठन ही सबसे बड़ा मंच है। अकेले चुनाव लड़कर वे कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सकी। 2011 में जब नितिन गडकरी जी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने उमा जी के गुस्से को ठंडा किया और उन्हें सासम्मान वापस पार्टी में ले आए। उमा जी ने भी अपने कड़े तेवरों को थोड़ा नरम किया और फिर से भाजपा की मुख्य धारा में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में पार्टी का परचम लहराया। और अब नंबर 2 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े जननायक कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी का भाजपा छोड़ने और वापस आने का सिलसिला किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी से कम नहीं है दोस्त। पहली बार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और राज्य नेतृत्व से मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली। फिर 2004 में बीजेपी में फिर से वापस आ गए, लेकिन 2009 में उनका मन फिर से डोल गया और उन्होंने भाजपा छोड़कर मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। सोचिए, जिस नेता ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी, वहीं मुलायम सिंह के साथ मंच साझा कर रहा था। लेकिन राजनीति का यह बेमेल प्रयोग उनके समर्थकों और लोध वोट बैंक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कल्याण सिंह जी का अपना जनाधार खिसकने लगा और सपा में भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कल्याण सिंह जी को अक्ल आई कि उनकी असली पहचान हिंदुत्व और भाजपा से ही है। उधर भाजपा को भी यूपी में 73 सीटें जीतने के लिए कल्याण सिंह जी के जनाधार की सख्त दरकार थी। नतीजा यह हुआ कि 2014 में वे फिर से भाजपा में लौटे और उन्हें राज्यपाल का पद देकर सासम्मान राजनीति के शिखर पर बिठाया गया। और अब नंबर 1 पर आ रहे हैं कर्नाटक राजनीति के असली चाणक्य। तो नंबर 1 पर आते हैं कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा जी। दक्षिण भारत में पहली बार कमल खिलाने का पूरा श्रेय अगर किसी एक आदमी को जाता है ना, तो वो हैं BS येदियुरप्पा जी। लेकिन 2012 में जब अवैध खनन मामले में उनका नाम आया और केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे मुख्यमंत्री का पद का इस्तीफा मांग लिया, तो येदियुरप्पा जी का ईगो हाइट हो गया। उन्होंने पार्टी हाईकमान को सीधे चुनौती दे दी, भाजपा छोड़ी और कर्नाटक जनता पक्ष यानी KJP नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। फिर 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने कसम खा ली कि वे बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने वही किया, भाजपा का वोट बैंक काटा और कांग्रेस की सरकार बनवा दी। लेकिन इस लड़ाई में येदियुरप्पा जी खुद भी बर्बाद हुए और भाजपा को भी बर्बाद किया। दोनों को एहसास हो गया कि लिंगायत समुदाय का वोट बैंक और भाजपा का संगठन जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक कर्नाटक में सरकार बनना नामुमकिन है। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना भाजपा की प्राथमिकता थी, इसलिए हाईकमान ने सारे गिले शिकवे किनारे रखे और येदियुरप्पा जी की शर्तों पर उन्हें वापस पार्टी में शामिल किया। वापसी ऐसी हुई कि वे फिर से मुख्यमंत्री बने और साबित कर दिखाया कि दक्षिण में भाजपा का मतलब ही BS येदियुरप्पा जी हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।